कहते हैं भरोसा अगर इंसान किसी पे करता है तो आंख बंद कर कर करता है। एक मालिक जो होता है वो अपने नौकर पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता है जो उसके यहाँ काम कर रहा होता है। लेकिन कुछ नौकर वफादार होते हैं तो कुछ नौकर जो वफादार तो होते ही है लेकिन साथ ही साथ उनकी नीयत कब बदल जाए पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन कुछ जो नौकर होते हैं आखिर हैं तो नौकर ही, जो मालिक बोलेगा वो करेंगे ही। अब ऐसे ही कुछ कहानी निकल करके सामने आई जिसमें एक नौकर को वो करना पड़ता है जो शायद कभी ने किसी ने सोचा भी नहीं था। नमस्कार प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश की है। दरअसल मध्य प्रदेश का एक तहसील लगती है सिंधी तहसील, और इसी सिंधी तहसील का एक गांव लगता है जमदरा गांव। इसी जमदरा गांव में एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम रमेश होता है। दरअसल रमेश बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वो 5वीं पास किया रहता है। और 5वीं पास करने के दौरान उसकी उम्र लगभग अभी 24 साल के करीब होती है। 24 साल की उम्र में उसकी अब शादी हो जाती है। शादी होती है उसकी एक लड़की होती है जो बेहद खूबसूरत होती है, जिसका नाम खुशबू होता है। दरअसल जब खुशबू से उसकी शादी होती है, खुशबू उसके जीवन में आती है, तो इन दोनों के बीच में जो नया प्यार होता है वो पनपने लगता है। कहीं ना कहीं जो खुशबू होती है और ये जो रमेश है, इन दोनों के बीच में इन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा था, और एक दूसरे को देखते ही ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। यानी कि जो सुहागरात होती है उस सुहागरात में ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं। क्योंकि रमेश के जीवन में अभी तक भी कोई लड़की नहीं आई थी और ना ही खुशबू के जीवन में कोई लड़का आया था। सब कुछ इनके जीवन में बड़ा ही बेहतर ढंग से चल रहा था। लेकिन प्यार से ही उम्र तो गुजर नहीं जाएगी, अब इसीलिए रमेश को कमाना पड़ेगा। अब ये सोच करके वो खुशबू से बातचीत करता है, और बातचीत करने के दौरान वो कहता है कि उसको अब कमाने जाना चाहिए, क्योंकि अब जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा तो परिवार बढ़ने के दौरान उसकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, और जिम्मेदारियां जब बढ़ेंगी तो फिर उनको और भी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। अब इसीलिए अपने भविष्य को सुधारने के लिए जो रमेश है वो अलग अलग जगहों पे काम की तलाश करता है, लेकिन कहीं भी उसको काम नहीं जल्दी मिलता है। अब जहाँ पे वो रहता था, यानी कि जिस जमदरा गांव में रहता था, उस गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में वो काम ढूंढता ताकि उसको काम भी वो कम कर ले और शाम तक घर भी वापस आ जाए। लेकिन उसको जो काम मिलता वो जचता नहीं था। जो काम जचता था उसमें पैसे कम होते थे। अब इसी को लेकर के रमेश जो था वो काफ़ी परेशान रह रहा था। अब वो अपनी पत्नी से सारी बात बताता है कि जो उसको पैसे बड़ा ही कम मिल रहे हैं। जो उसकी पत्नी होती है, खुशबू होती है, वो कहती है कि एक काम करिए कि आप बाहर चले जाइए और जा करके किसी बढ़िया कंपनी में जॉब करिए, वहाँ पर आपको शायद पैसे ज़्यादा मिलेंगे और काम भी कम करना पड़ेगा। अब ये बात रमेश को बड़ा ही जचती है। वो सोचता है कि बात तो सही है, मेरी पत्नी जो बात कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। अब इसीलिए जो रमेश है अपनी पत्नी से जुदा होता है, विदा होता है, जुदा होता है। यानी कि जब अपने घर से अपनी पत्नी को छोड़ करके विदा हो रहा था तो साथ ही साथ अपने प्यार को से वो जुदा हो रहा था, यानी कि अपनी पत्नी से दूर जा रहा था। अब इधर जैसे जैसे रमेश और खुशबू के बीच में दूरियां बढ़ती हैं, वैसे वैसे इन दोनों के बीच का जो प्यार था वो तूफान में उबलने लगता है। लेकिन अब इन दोनों के बीच में मजबूरियां तो थी ही, क्योंकि रमेश को कमाने तो जाना ही था। अब इसीलिए वो चला जाता है वहां से देहरादून। देहरादून जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड जाता है, यानी देहरादून जाता है। और वहाँ पर एक थाना लगता है बसंत विहार, और उसी बसंत विहार में एक बहुत ही अच्छे सेठ होते हैं। जो सेठ होते हैं राजीव, वो उन्हीं के यहाँ जा करके काम करने लगता है। उन्हीं की कंपनी होती है, उसी कंपनी में जा करके काम करने लगता है। अब जो राजीव जी हैं वो बहुत ही अच्छे दिल के इंसान होते हैं। उनकी जो पत्नी थी वो भी बेहद अच्छी दिल की इंसान होती है। वो लोग नौकर को नौकर नहीं समझते थे। अब इसीलिए रमेश को बड़ा ही इज्जत दी जाती थी, क्योंकि रमेश जो था 1 ही महीने हुआ था उसको गए हुए, लेकिन वो अपने मालिक से एकदम घुल मिल जाता है। उसका जो व्यवहार था बहुत ही अच्छा था, खुशमिजाज किस्म का वो लड़का था। अब जो रमेश है कंपनी में काम करने के बाद वो घर पे आता, यानी कि मालिक के घर पे आता और वहाँ पर भी जॉब करता।
यानी कि जैसे सुबह सुबह उसकी ड्यूटी ये मिली थी कि उसको कंपनी में जॉब तो करना ही था, लेकिन उसको ओवर टाइम के लिए उसको घर पे भी काम के लिए लगाया गया था। मालिक ने कहा था कि एक काम करो, तुम्हें अगर ओवर टाइम करना है तो तुम हमारे घर पे भी काम कर लिया करो, ताकि वहां से तुमको पैसे मिल जाएंगे तो तुम अपने परिवार का खर्च उठा सकोगे। और रमेश बड़ा ही खुश था, वहां पर वो काम किया करता था। काम करने के दौरान फिर वो, अब उसकी जो सैलरी थी वो तो बढ़ ही गई थी। कुछ समय बीतता है, लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। समय गुजरता गया और जो रमेश है, रमेश का भरोसा मालिक के प्रति यानी कि राजीव के प्रति बढ़ता जाता है। राजीव जी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, जो देहरादून में ही एक इलाका लगता है, छोटा सा है, हिंगडम नदी के किनारे। जो हिंगडम एक नदी है, वहाँ पर उसी नदी के किनारे पर एक बहुत ही बड़ा यानी कि लगभग 200 बीघे में यानी कि उन्होंने एक प्लाट खरीदा। और वहाँ पर उन्होंने एक कंपनी को खड़ा करने के लिए सोचा था, लेकिन वहाँ पर अभी कंपनी खड़ी नहीं हो पाएगी, इसीलिए वहाँ पर इतनी जल्दी तो काम शुरू नहीं हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर एक करकट रखा और उसमें छोटा सा रूम बनाया और वहाँ पर काम शुरू करवा दिया। अब जो कंपनी का वहाँ पर निर्माण होने लगता है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है जब कंपनी बनती है पहले एक मकान बनाया जाता है, अब मकान का निर्माण शुरू हो जाता है। मकान का निर्माण तो शुरू होता है, लेकिन कुछ समय बाद जब भीषण गर्मी पड़ने लगती है तो जो कारीगर होते हैं वो वहाँ पर काम करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि साहब अभी कुछ दिन रुक जाइए और फिर जैसे ही थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा फिर हम लोग काम शुरू कर देंगे। अब इसीलिए जो राजीव जी होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अब बात ये फंस रही थी कि वहाँ पर सामान रखा हुआ था, तो अब उस सामान की देखरेख कौन करेगा। अब इसीलिए जो राजीव जी होते हैं वो कहते हैं अपने प्रिय सबसे जो नौकर उनका होता है रमेश से कहते हैं कि एक काम करो कि तुम वहीं पर चले जाओ और वहाँ पर रहना खाना, वहीं पर बनाना खाना, तुम्हारी जो सैलरी है, जो उसकी सैलरी थी लगभग 20,000 के करीब हुई थी, यानी कि 15,000 उसकी सैलरी थी कंपनी की, और 5,000 रुपये वो घर पे जो ओवर टाइम काम किया करता था और उसका मिलता था उसको प्लस रहना और खाना उसका फ्री था। अब यहाँ पर जो रमेश है, रमेश को जब कंपनी से दूर निकाल करके दूसरी एक जगह पर भेजा गया, जहाँ पर रमेश को अकेले रहना था, वहाँ पर खाना भी खुद से बनाना था, खाना भी था और रहना भी था, देखरेख करना था। अब इसके एवज में उसको जो सैलरी थी वो 25,000 थी, 25,000 कर दी गई। लेकिन मालिक को लगता है, मालकिन को भी लगता है, जो उसकी मालकिन होती है वो कहती है कि नहीं, ये सैलरी जो है वो कम है, अब इसीलिए उसको थोड़ी सैलरी और बढ़ा देनी चाहिए। जो मालिक तो मालिक होता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि रमेश को मानता भी था, पत्नी ने कहा भी था। अब इसीलिए उसकी सैलरी जो है वो 28,000 कर दी जाती है। रमेश की जब सैलरी 28,000 होती है तो वो बेहद खुश होता है, अपनी पत्नी को बताता है कि उसकी सैलरी 28,000 हो चुकी है। अब इसीलिए जो रमेश है अपना काम धाम में लगा रहता है और वो सीधा उस कंपनी जहाँ काम शुरू होने वाला था, नई कंपनी का, वहीं पर जाकर के वो रहने लगता है, खाना पीना बनाता था वहीं पर और वहीं पर रहता था। अब इसी बीच वो राजीव सर के और उनकी मैम यानी कि जो सोनाली थी उनके बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है, उन दोनों के दिलों पे वो राज करने लगता है। इस कदर करीब चला जाता है, उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा भरोसा हो गया था रमेश के ऊपर। अब रमेश वहीं पर रह रहा था, मालिक कभी कभार जाया करते थे वहाँ पर, देखा करते थे, सामान वहाँ देख लिया करते थे, जो भी कमी बेसी रहा करती थी वो उस कमी को दूर करने के लिए वो सामान जो भी चाहिए था होता था वो लेकर के जाया करते थे, वहाँ पर दे दिया करते थे। रमेश वहीं पर रहता था। अब इधर जो उनकी पत्नी थी सोनाली, अब सोनाली भी कहते हैं कि उनको उसको भी जाना है, क्योंकि आमतौर पे जो बड़े लोग होते हैं उनकी जो पत्नियां होती हैं उनको किसी से परमिशन लेनी नहीं होती है, वो जब भी उनको जहाँ मन करता है वो चली जाया करती है। अब इसीलिए वो जहाँ पर नई कंपनी का काम शुरू हुआ था और जहाँ पर रमेश काम कर रहा था, बैठा हुआ था यानी कि निगरानी कर रहा था, वहीं पर उसकी जो मालकिन है वो जाया करती है और वहाँ पर जाने के दौरान वो घंटों वक्त बिताती हैं। लेकिन जो रमेश जब वहाँ पर रह रहा था तो उसको बहुत ज़्यादा धूप लगती थी, कड़क था। अब इसीलिए जब मालकिन वहाँ पर जाती है उनको ये लगता है कि अब इनका जो नौकर है वो बहुत ही कष्ट में है, उसको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी में लाइट की सुविधा तो थी ही। अब इसीलिए जो कंपनी जो एक करकट रखा हुआ था उसको बेहद अच्छे ढंग से छप्पर बनवाया जाता है और वहाँ पर एक कूलर खरीद करके रख दिया जाता है। अब जैसे ही वहाँ पे कूलर खरीद कर रख गया, मालकिन वहाँ पे जाती है, वो भी घंटों वहीं पर आराम किया करती थी, क्योंकि वहाँ पर जो जमीन थी वो काफ़ी अच्छी थी। क्योंकि कहीं कहीं की जो ज़मीन होती है काफ़ी नर्वस टाइप की होती है, अच्छी नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं की जो ज़मीन होती है वो बेहद खुशमिजाज टाइप की होती है ज़मीन। जैसे जहाँ पे अगर आपका घर है तो वहाँ पे जो ज़मीन है वो जो बाहरी लोग अगर आएंगे तो वो कहेंगे कि भाई यहाँ की आपकी ज़मीन तो बहुत ज़्यादा हंस रही है, बहुत ही अच्छी है। अब इसीलिए
जो मालकिन वहाँ पर जा करके रहा करती हैं और वक्त गुजारा करती हैं। अब एक दिन जो रमेश है और मालकिन है दोनों बातचीत कर रहे हैं। जो मालकिन थी वो गाड़ी में अपने दारू लेकर के गई रहती हैं और वहीं पर वो ड्रिंक कर रही होती हैं और ड्रिंक करने के दौरान वो रमेश को भी कहती हैं कि काम करो कि तुम भी ड्रिंक कर लो। रमेश भी ड्रिंक करता है। अब दोनों ड्रिंक करते हैं और जो उसकी मालकिन यानी कि जो सोनाली होती हैं वो इस कदर नशे में चूर होती हैं कि उनको अब रमेश के ऊपर ही प्यार उमड़ जाता है। रमेश को वो अपनी बाहों में जकड़ने लगती हैं और लेकिन जो रमेश है वो छुड़ाता है खुद को, कहता है कि मालकिन आप ये क्या कर रही हैं, ये बहुत ही गलत है। लेकिन जो सोनाली है वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है। अब उन्होंने जबरदस्ती रमेश के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया। अपने बदन से एक एक कपड़े को अलग किया, साथ ही साथ रमेश के भी कपड़े को अलग किया, क्योंकि एक स्त्री का अगर हाथ एक मर्द के शरीर पर चला जाए तो मर्द आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता है। और जहाँ तक हुआ ये भी कि रमेश भी आउट ऑफ कंट्रोल होता है और इन दोनों के बीच में वो हो चुका जो नहीं होना चाहिए था। यानी कि इन दोनों के बीच में अब शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है अब शुरू हो जाता है वहीं से। यानी कि साल 2019 से, यानी कि ये अप्रैल लास्ट का महीना होता है। अब इसी यानी कि लगभग 28 अप्रैल की बात होती है कड़ाके की, यानी कि अभी ये जो आज है ये 1 मई है, यानी कि 28 अप्रैल जो आप लोग चल रहे हैं देख रहे हैं, लू का सीजन चल रहा है, यही महीना कुछ होता है और इसी महीने से शुरुआत होती है साल 2019 से और ये सिलसिला चलने लगता है। जब जैसे ये सिलसिला शुरू होता है इधर लगभग महीनों नहीं बल्कि 2-3 नहीं बल्कि 6 महीने गुजर जाते हैं। जब भी मालकिन का मन हुआ करता था वो रमेश के पास आया करती थी और आ करके अपने बदन की आग को बुझाया करती थी, अपनी इच्छाओं को पूरी किया करती थी। अब ये सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन इधर जो रमेश है, रमेश अब ना चाहते हुए भी अपनी मालकिन के साथ उसको ऐसा करना पड़ रहा था। रमेश को भी काफी अब अच्छा लगने लगा था। लेकिन एक दिन जो राजीव है उनको थोड़ा सा बड़ा ही अटपटा सा लगता है कि उसकी जो पत्नी है वो क्या करने के लिए उस प्लाट पे डेली जाया करती है। क्योंकि जो सोनाली है उसको अपने पति में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। पति तो पैसे दिया करता था, जो भी जरूरत हुआ करती थी जरूरत की सारी चीजें वो पूरी किया करता था। लेकिन जो एक उसकी अंदरूनी इच्छा होती है, शारीरिक इच्छा जो होती है वो कहीं ना कहीं राजीव जी पूरी नहीं कर पा रहे थे। वो इच्छा को रमेश पूरी करता है। अब ये जो सिलसिला है वो चल ही रहा था, लेकिन इधर जो रमेश है, रमेश ना चाहते हुए भी शारीरिक संबंध बनाता है। उसकी जो मालकिन है उसको परेशान करती है। अब वो कुछ नहीं कर पाता है। एक दिन जो राजीव उनकी जब बात दिमाग में खटकती है, जब उनकी पत्नी जब जाती है यानी जो सोनाली है जब रमेश के पास जाती है तो कुछ ही समय गुजर जाता है, लगभग 25 मिनट का जब समय गुजर जाता है उस समय जो राजीव है वो भी अपनी कार से वहाँ पहुँचते हैं। जो रूम था इतना अस्थायी था, गेट था जो था वो अंदर से बंद टाइप का था। लेकिन जो राजीव जी है वहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं और खड़ी करने के दौरान फिर गेट को अंदर से हाथ डाल करके खोलते हैं। खोल करके, क्योंकि ऐसी वो जगह थी जहाँ पर किसी का भी आना जाना नहीं था सिवाय जो सोनाली थी उनका और रमेश का। कभी कभी मालिक आ जाया करते थे, लेकिन मालिक भी कुछ समय से नहीं आ रहे थे। जो निगरानी करने के लिए सोनाली ही आया करती थी। अब जैसे ही राजीव उस कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर ये रमेश और सोनाली दोनों एक ही कमरे में होते हैं, वो भी बिल्कुल निर्वस्त्र होते हैं, जिसको देख करके दरवाजा को बंद नहीं किया गया था, सिटकनी भी नहीं लगाई गई थी, क्योंकि नॉर्मल सा घर था। अब इसलिए जैसे वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस रूम के अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर उन दोनों की जो स्थिति है देख करके वो बेहद सहम से जाते हैं, डर से जाते हैं कि आखिर ये क्या। उनकी पत्नी रमेश के ऊपर होती है और दोनों ही निर्वस्त्र होते हैं। राजीव को देख करके दोनों एकदम सकपका से जाते हैं, एकदम डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं। अब उनको समझ में नहीं आता कि आखिर वो करे भी तो क्या करें। दोनों लेकिन नशे में चूर होते हैं। नशे में चूर होने के कारण जो राजीव जी होते हैं वो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन ये भी जरूर कहते हैं कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, ये बेहद गलत है। उस टाइम पे तो उन्होंने सोनाली को खींचा और खींच करके एक जोरदार तमाचा मारा और मारने के साथ साथ रमेश को वार्निंग दी, कहा कि हमने तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था लेकिन तुमने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। लेकिन इधर जो रमेश है वो कहता है कि मालिक मैंने कुछ भी नहीं किया, जो मालकिन ने कहा मैंने वही किया, मैं तो एक नौकर हूँ और जो मालकिन कहेंगी मैं वही करूँगा, मेरी मजबूरी है। मैं मना कर रहा था लेकिन मालकिन मेरी एक नहीं सुनती है। वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद रमेश को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। सोनाली को लेकर के जो मालिक है वो घर पे चला जाता है। राजीव घर तो चला जाता है, लेकिन ये जो सिलसिला है अब वो चल ही रहा होता है। लेकिन इधर जो रमेश है, रमेश के दिमाग में ये बात खटक रही थी कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मालिक उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ बुरा ना कर दें।
अब इसीलिए वो डर सा रहा था, सहम सा रहा था, और वही हुआ आखिर जिसको नहीं होना चाहिए था। सोनाली को जो राजीव था वो लाख मना कर रहा था, लेकिन जो सोनाली है वो एक नहीं सुनने वाली थी। वो जीत पे अड़ गई थी कि वो अब जब भी रहेगी रमेश के साथ ही रहेगी। रमेश उसकी शारीरिक इच्छा को पूरी करता है, चाहे भले उसके पास कितने भी पैसे क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो इच्छा है वो रमेश ही पूरी करता है। राजीव को इस बात से बड़ा ही दुख होता है, कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा, सारी जो इसकी इज्जत है बनी बनाई है सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो नौकर है एक मालिक बन बैठेगा अगर इस प्रकार से हुआ, क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी वो सोनाली के नाम पर ज़्यादा थी। कुछ ही प्रॉपर्टी राजू ने अपने नाम पर ले रखी थी, लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी है वो सोनाली के नाम पर ही होती है। इसलिए राजीव ने एक फैसला लिया कि क्यों ना रमेश को रास्ते से हटा देते हैं। अब जैसे ही रमेश को रास्ते से हटाने की बात आती है तो जो राजीव है अब एक प्लान के तहत रमेश को गाड़ी में बिठाता है और जाता है लेकर के एक सुनसान जगह पे, और वहीं पर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के दौरान उसको एक ऐसी जो नदी मैंने आपको बताई, हिंगन नदी, उसी नदी में फेंक देता है। फेंकने के बाद वहां से वो वापस अपने घर चला आता है। कुछ ही समय बाद अगले ही दिन, यानी कि लगभग 24 घंटे भी नहीं बीता था, यानी कि ये जो सिलसिला है, वाक्या है, ये लगभग दोपहर के 1 बजे का होता है। और रात जब वहाँ पे बॉडी को फेंकता है और फेंक करके फिर वहाँ से सुबह होती है। सुबह को एक जो ये नदी को नाव को चलाने वाला होता है नाविक, वो उसको दिखती है वो बॉडी, तो वो तुरंत पुलिस को इत्तला करता है। पुलिस को खबर देता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही व्यक्ति की लाश की बात आती है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और उस व्यक्ति को जो मरा हुआ पड़ा था उसकी बॉडी को लेती है और कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में तो भेज दिया जाता है, लेकिन इधर उस व्यक्ति की आखिर ये व्यक्ति है कौन। अब उसके पॉकेट से एक उसका आधार कार्ड मिलता है, और उसी आधार कार्ड के आधार पर उसके घर वालों को फोन किया जाता है और बताया जाता है कि रमेश इस दुनिया में अब नहीं रहा। अब जैसे ही रमेश दुनिया में नहीं रहा की बात समझ में सुनते हैं घर वाले, सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आनन फानन में किसी तरफ वो लोग तीसरे दिन, माफी चाहते हैं, दूसरे दिन वो पहुंचते हैं रमेश के यहाँ, जहाँ पर रमेश की डेड बॉडी रखी हुई थी, जिस अस्पताल में रखी हुई थी। वहाँ पर जैसे ही पहुंचा जाता है तो फिर पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि आखिर ये काम कहाँ करता था, और जैसे ही काम की बात आती है तो सारी बातें बताई जाती है। फिर वहाँ से पुलिस की जो टीम है वो राजीव क्या पहुँचती है, और राजीव से जब पूछताछ करती है तो कहीं ना कहीं राजीव के ऊपर ही उनको शक होने लगता है। क्योंकि जो राजीव है वो पहले तो सीधा सीधा जवाब देता है कि उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन शक की वजह यहाँ से शुरू होती है कि जब पुलिस की टीम में जो है वो नौकर से जब पूछती है कि आखिर इसका किसी से चक्कर तो नहीं था, जब मालकिन के चक्कर की बात पता चलती है तो फिर सीधा सीधा ये जो शक की सुई है वो राजीव पे आती है। राजीव को पुलिस जब अरेस्ट करती है, उससे पूछताछ करती है, तो पूछताछ के दौरान ये पता चलता है कि ये जो कत्ल है, जो मर्डर है, किसी और ने नहीं बल्कि राजीव ने ही किया है। अब जैसे ही राजीव का खुलासा राजीव से पूछा जाता है तो सारी बातें एक एक चीज़ वो बयां करता है कि आखिर उसने मारा क्यों, मारने के पीछे वजह क्या थी। मारने के बाद पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेती है, हत्या का 302 का केस दायर करती है, और तमाम और भी एक्ट लगाई जाती है, धाराएं लगाई जाती है, लगा करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये हत्या का मामला था। फिलहाल जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी जो कंपनी है, उस कंपनी को जो हैंडलिंग का यानी कि संभालने का काम था वो अब कहीं ना कहीं सोनाली संभाल रही है, क्योंकि सोनाली का इसमें कोई हाथ ही नहीं था। सोनाली इस बात से बेखबर होती है, उसका इसमें कोई भी हाथ नहीं था, इसीलिए बाहर है। फिलहाल जो राजीव है, राजीव अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। आके देखिए उनको कब छुटकारा मिलता है, कब जेल से वो छूटते हैं। आके देखिए जो भी होगा वो कोर्ट तय करेगा, क्योंकि कोर्ट का जो काम है वो आप लोगों को पता ही है कि जब ज़्यादा जो पैसे वाला होता है उसकी सुनवाई पहले होती है। तो देखिए आखिर कब तक वो वापस आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।